अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो है स्टडी इन जापान। अगर आप भी जापान में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इसको देखकर आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस आपने करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्या आपकी फ़ीस होगी स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या किस तरह की स्कॉलरशिप है, और लिविंग कॉस्ट वगैरह सारी किस तरह से आपने बेयर करनी है और कितनी होगी। तो ये सारी डिटेल आज की जो है ना इस वीडियो में, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियो जो कि हम स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड बनाते रहते हैं वो आपको मिलती रहे। और अगर आप भी किसी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें और हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे और पूरी तरह से गाइड करेंगे। दोस्तों, जापान जो है एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है और वर्ल्ड इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। एक वक्त था जब जापान जो है वो दुनिया की एक सुपर पावर थी, लेकिन जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये थोड़ा सा इसके ऊपर क्राइसिस आ गया, लेकिन अब दोबारा से ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है। दुनिया में जो मोस्टली कारें बनाई जाती हैं या जहाँ पर वो व्हीकल्स बनते हैं वो जापान की कंपनीज़ हैं जो कि कारें बनाती है। तो इसलिए एक बहुत डेवलप कंट्री है और बहुत अच्छा कंट्री है। अब आते हैं कि जापान ही क्यों, मतलब क्या रीज़न्स हो सकती हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिनकी वजह से आपको आइडिया होगा कि जापान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आपको जापान को सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि ये एक अर्बनाइज्ड कंट्री है, यहाँ पर जो है सफाई का इंतहाई ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तकरीबन 90 साल तक है, जबकि मोस्टली हमारे जैसे पाकिस्तान, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 70 साल के दरमियान ही होती है। मोस्टली इतने ही के दौरान ही लोग जो है ना वो फौत हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 90 साल तक लोग जीते हैं। वजह क्या है कि वहाँ का बहुत ज़्यादा हेल्थी है कंट्री है, उनकी फूड हेल्दी है, उनका लिविंग का स्टाइल हेल्दी है। इसके अलावा जापान में 700 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है और इसके अलावा उनके में स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। दुनिया की बेहतरीन जो है टेक्नोलॉजी वहाँ पर सिखाई जाती है। जापान की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड क्लास हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी स्टडी का जो है, अगर आप वहाँ से स्टडी करते हैं तो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन कि आप जापान में भी जॉब करेंगे वहाँ पर आप रेजिडेंस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप जॉब आसानी से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं कि जापान का जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है। जापान का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान की तरह है। BS जो है वहाँ पर भी ऑनर्स होता है, 4 साल का होता है, लेकिन अगर आप मेडिसिन में या डेंटिस्ट्री में या फार्मा के किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके लिए आपको 6 साल का जो है ना वो स्टडी करनी पड़ती है। इस तरह जापान में जो मास्टर डिग्री होती है वो 2 साल की होती है, जिस तरह पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। एडमिशन कैलेंडर की बात करें तो वहाँ पर पूरे साल ही एडमिशन होता है। 2 जो है सेशन है उनके लिए एडमिशन होता है। फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि समर सेशन के लिए एडमिशन जो है वो अप्रैल से लेके सितंबर तक होता है, जबकि विंटर सेमेस्टर के लिए जो है एडमिशन वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी सहूलत और मर्ज़ी को देखते हुए जो है ना किसी भी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है जापान में। अगर आपने पढ़ना है तो आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि अगर आपने बैचलर डिग्री के लिए जाना है तो आपको 10+2 होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का बैचलर किया हुआ है तो वो भी आपका जो है इंटरमीडिएट ही कंसिडर होगा, तब भी आपको बैचलर में उसमें एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। 16 ईयर एजुकेशन के बाद ही आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा आपको इसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी हम बात करते हैं तो आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, रेफरेंस लेटर होना चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट या जिसको SOP भी कहते हैं, स्टडी प्लान कहते हैं, ये आपके पास रेडी होना चाहिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में जब अप्लाई करने हैं तो उसके बारे में सारी आपको जो है ना हाव नो होनी चाहिए। आपने अपना CV देना है, रिसर्च प्रपोज़ल जहाँ पर अगर आपको देनी पड़ सकती है। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई करते हैं जिसमें रिसर्च का कोई आंसर मौजूद है तो आपको रिसर्च प्रपोज़ल देनी होगी।
दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी रिक्वायर्ड होती है जापान में। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और आप जो है ना जापानीज़ लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी जो है ना कोर्स के ऊपर, वो कोर्स इंग्लिश में ऑफ़र किया जा रहा है या जापानीज़ में ऑफ़र किया जा रहा है। तो जिस तरह से जो है ना ऑफ़र किया जा रहा होगा उसी मुताबिक आपको वो देना होगा। अगर वो जापानीज़ में होगा तो आपको उनका जापानीज़ का जो है JLPT कोर्स है उसका देना होगा, या एक उनका दूसरा एग्ज़ाम है EJU एग्ज़ामिनेशन फॉर जापानीज़ यूनिवर्सिटी एडमिशन, वो आपको जो है ना देना होगा। और अगर आपने इंग्लिश में वो कोर्स को पढ़ना है तो फिर आपको 6 से लेके 6.5 बैंड तक IELTS रिक्वायर्ड होगा, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आपको जो है यूनिवर्सिटी, आपकी जो प्रायर यूनिवर्सिटी है उसका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कोई यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती। सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके ऊपर एडमिशन नहीं देती। मोस्टली जो है वो इंग्लिश के लिए आपको IELTS ही रिकमेंड करेंगी, आपको कहेंगे कि आप IELTS का कोर्स करें। दोस्तों जापान में फ़ीस और स्कॉलरशिप जो है वो अगर उसकी हम बात करते हैं तो बैचलर प्रोग्राम्स के लिए जो फ़ीस होती है वो तकरीबन $20,000 से लेके $23,000 तक होती है पर एनम। और मास्टर डिग्री के लिए अगर आप जाते हैं तो फिर आपको तकरीबन जो है एनुअली $12,000 के बराबर फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। PhD के लिए अगर आप जाएंगे तो $5,000 पर एनम आपकी फ़ीस होगी। इसके अलावा अब जापान में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं, जिसमें जापानीज़ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, जापानीज़ ग्रांट एड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय JSSO, ये उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए वो स्कॉलरशिप देती है। तो ये इस तरह के 4-5-6 प्रोग्राम्स हैं बड़े बड़े जिनके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप लेकर अपनी वहाँ पे पढ़ाई जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों जापान में जो लिविंग कॉस्ट है वो तकरीबन जो है आपकी US पर मंथ 1200 से $1500 तक जो आती है। उसके जो सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी आप जिनको आप कह सकते हैं वो ओसाका है, क्योटो है, योकोहामा है, सपारो है, इस तरह के और उनके काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपकी लिविंग कॉस्ट कम आएगी। लेकिन टोक्यो जैसा उनका जो है कैपिटल सिटी है वो बड़ा महंगा है, उसमें अगर आप रहना चाहेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हाई कॉस्ट जो है ना वो बेयर करनी पड़ सकती है। लेकिन इन जो सिटीज़ का मैंने आपको बताया इनमें आपका 1200 से $1500 तक पर मंथ जो है ना लिविंग कॉस्ट का आएगा, खर्चा आएगा। तो इस तरह करके आप जो है जापान में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको पूरा करके आप अप्लाई करें, आपका जो है एडमिशन हो सकता है आराम से और आप वहाँ जाकर स्टडी का कंप्लीट जो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।